हेलो दोस्तों, मैं रोमी रक्षा आपका हिंदी पॉलिटी एंड हिस्ट्री विथ रोमी के साथ आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको आज पढ़ाऊंगी स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार। ठीक है, मैं आपको एकदम इजी वे में मैं बता दे रही हूँ, कॉपी पे समझा करके, ताकि आपको और भी अच्छा ये लगेगा। ठीक है, मैं आपको अभी तुरंत मैं बताती हूँ, चाहे तो चलो मैं आपको बुक पर भी बता सकती हूँ। देखिए यहाँ पे जो ये कह रहा है कि स्वर जो तंत्रियाँ इनके दो भेद है। ठीक है, एक है सघोष और एक है अघोष। ठीक, तो मैं इसको इजी वे में बताती हूँ। देखिए स मतलब साथ में, स मतलब साथ में, जो सघोष होता है साथ में, यानी कि जो कंपन होता है किस में है, साथ में। स मतलब साथ में। क ख ग घ अंग का जो होता है वो तीसरा चौथा पांचवा होता है। ठीक है, और देखिए अघोष का मतलब होता है अ मतलब नहीं, मतलब नहीं, मतलब कि नहीं है कंपन। ठीक है, तो क ख यानी कि पहला दूसरा जो है अघोष है। ठीक है, तो इससे अ से अगला भी याद कर लेंगे तो भी आपको समझ में आता है कि अगला मतलब अगला एक और दू, यानी कि एक और दू कौन सा आ जाएगा, ये इसको हम पहचानने से पहचानने का एक तरीका है कि 12 नंबर, यानी कि क एक और ख दो, मतलब कि पहला और दूसरा क्या है अघोष, जिसमें कंपन नहीं होती है। लेकिन सघोष मतलब साथ में। ठीक है, जिसमें कंपन होती है। क्या है ये 3 4 5, यानी कि 345। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि स्वर जो है वर्ण, ठीक, सघोष जो है वर्ण, यहाँ पे ये टोटल 22 होते हैं। कितने होते हैं? 22 होते हैं टोटल। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है आपका सारा स्वर आ जाएगा। देखिए सभी स्वर आ जाएगा, आप प्रत्येक वर्ग का, तीसरा और चौथा पांचवा। मैं बार बार ये कहूँगी, जो प्रत्येक वर्ग अगर दिया होगा, प्रत्येक वर्ग समझ लीजिए जाइएगा कि जो क ख ग घ अंग होता है ना, क च ट त प, ठीक, तो उसी का ये इसी को वर्ग कहते हैं। ठीक है, क से लेके अंग तक क वर्ग, च से लेके इया तक च वर्ग, ट से लेके ड़ तक ट वर्ग, त से लेके न तक त वर्ग, प से लेके म तक प वर्ग। ठीक है, तो ये करा प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा, यानी कि वो क्या हो जाएगा आपका कंपन। और इसमें जो है अंतस्थ वर्ण और ह भी आएगा। अंतस्थ जो होता है, जो हम आपको पढ़ा चुके हैं, उसमें य र ल व आता है। ठीक है, जिसको हम सघोष कहेंगे, सघोष जिसमें कंपन होती है। यहाँ पे देख सकते हैं कि सारा स्वर भी है। और व्यंजन का कौन सा, तीसरा चौथा पांचवा। देखिए ये ग क्या है, तीसरा है, घ क्या है, चौथा है, और अंग क्या है, पांचवा, ज क्या है, तीसरा है, झ क्या है, तीसरा है, और ये क्या है, पांचवा। यानी कि तीसरा चौथा पांचवा जो है आपका क्या आ जाता है, आपको क्या आ जाता है, सघोष। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि जो स्वर है, सारा स्वर और सारा जो है अंतस्थ य र ल व और ह, ठीक, ये घर्षण पैदा करती है, यानी कि कंपन पैदा करती है। तो उसी को हम कहते हैं सघोष। सघोष मतलब साथ में। ठीक, और अघोष में मैंने आपको बताया कि अघोष में जो है आपका ये घर्षण पैदा नहीं होती, यानी कि कंपन नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा कि ज़्यादा क्या होता है, आप उसको देखिएगा। इसमें पहला और दूसरा है, क्या मैंने अभी आपको बताया था, पहला और दूसरा, जैसे क ख च छ ट ठ त थ प फ श। ठीक, तो श भी जो है इसी में आ जाएगा। ठीक, श जो है ये स तीनों स है ना, सघोष में नहीं है। किसमें है, सघोष में नहीं है, किसमें है, अघोष में है। इसको हम कहते हैं उष्म। उष्म, उष्म मतलब क्या होता है, उष्म क्या है, ये उष्म में आता है, स। ठीक है, और ये टोटल कितना हो गया, 13 हो गया आपका। ठीक है, तो आपको मैं आप बता दूं कि जिसमें घर्षण पैदा होती है, देखिए साथ में मतलब कंपन पैदा होती है साथ में, और मतलब नहीं होता है, पहला और दूसरा। चलिए ठीक है, अब मैं ये आपको पढ़ाऊंगी उच्चारण में लगे प्रश्न की दृष्टि से व्यंजनों के भेद। अब ये उच्चारण है, यानी कि ये पूरा वायु का प्रयोग यहाँ पे होता है, जो हवा निकलती है मुंह से, उसमें इसके भी 2 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, 2 प्रकार। ठीक है, एक को कहते हैं अल्प प्राण, दूसरा को कहते हैं महाप्राण। अल्प प्राण मतलब नहीं, महाप्राण मतलब हाँ महाप्राण है। अल्प प्राण मतलब अल्प प्राण मतलब थोड़ा सा, ये थोड़ा सा महान। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि जो वायु है वो ज़्यादा जो है जान, जैसे हम लोग कोई भी चीज़ बोलते नहीं, कभी कहते हैं सुनो, फिर कहते हैं हाय सुनो, तो मतलब कि इसमें कम आवाज़ वायु बाहर आएगी बोलने से समय, लेकिन इसमें ज़्यादा आएगी। ठीक है, इसमें थोड़ा कम समय, यानी कि कम ताकत लगता है, और इसमें ज़्यादा ताकत लगता है। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी आपको अघोष सघोष में पढ़ाया था वर्ग, यानी कि क ख ग घ वही वाला है। ठीक है, तो इसमें आपका पहला
और तीसरा पांचवा आएगा। इसमें पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये थोड़ा इजी आपको लगेगा। ये महाप्राण है ना, ये आपका दूसरा वर्ण का और चौथा आएगा। इतना जानिए, दूसरा और चौथा आएगा। जैसे कि क ख ग घ अंग है तो क नहीं आएगा, ख आ जाएगा, ग नहीं आएगा, घ आ जाएगा, और बस ये दो ठो आएगा। ठीक है, ख और ख। ठीक, तो अल्प प्राण कहते हैं उसको, यानी कि थोड़ा सा प्राण इसमें लगेगा और महाप्राण में ज़्यादा। जब ये अल्प प्राण है, अल्प प्राण में सबसे पहले किस में लगेगा? अ में लग जाएगा। मतलब पहला क में लगेगा, फिर ख में न लग के ग में लगेगा। फिर तो इसको हम लोग याद करने का एक ट्रिक है, कहते हैं 135 135, और इसको कहते हैं 24। ठीक, इसको क्या कहते हैं? 24। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम अल्प प्राण बोलेंगे तो ये कम वायु लगेगा, और जब महाप्राण बोलेंगे तो ज़्यादा लगता है। जैसे कि आप बोल के देख लीजिए, क तो कम लग गया, लेकिन बोलेंगे ख तो ज़्यादा लग गया तो महाप्राण। फिर ग, लेकिन घ जब बोलेंगे ख घ, तो ये डबल डबल जो है हमारा वायु, यानी कि ज़्यादा मेहनत पड़ता है। ठीक है, तो उसमें हमारा जो है महाप्राण हो जाता है। चलिए अब आपको आगे भी बताते हैं। देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है, देखिए जैसे क ग और अंग है, तो ये आपका क्या हो जाता है? ये आपका हो जाता है अल्प प्राण। क्या होता है? अल्प मतलब कम वायु। फिर यहाँ पे है महाप्राण, नीचे है महाप्राण घ ख घ, ये। ठीक है, चलिए मैं आपको अब जो है यहाँ माप अल्प प्राण का हो गया। फिर च ज इया ट ड और ट द न, यानी कि तीसरा, ये वर्ग का क्या है? तीसरा वर्ण होता है। ठीक है, और य और ल इसका पूरा आ जाएगा। य और ल वो में भी ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, जिसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं, ये है हमारा अंतस्थ। क्या है? अंतस्थ। ठीक है, अब महाप्राण देखिएगा, महाप्राण मतलब जिसमें ज़्यादा आवाज़ जो है, प्राण ज़्यादा मेहनत पड़ता है, ज़्यादा ताकत लगता है। ख ग, यानी कि दूसरा, ये वर्ग का कौन सा वर्ण है? दूसरा है। ठीक है, दूसरा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये किया गया है कि वर्णों का उच्चारण। मैं आपको बता दूं कि जो वर्णों का उच्चारण मैंने अभी आपको स्पर्श व्यंजन वगैरह पढ़ाया था, तो सबका अपना अपना स्थान होता है। क का, च का, ट का, त का, प का। ठीक, अब देखिए मैं आपको एकदम ईजी वे में बताती हूँ। देखिए आप ये पढ़ लेंगे ना तो आपका नंबर कहीं नहीं जाएगा, आपको बस दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। देखिए मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ, अगर मैं आपको MCQ पढ़ाती ना तो आप नहीं याद कर पाएंगे, लेकिन मैं आपको थ्योरी पढ़ा रही हूँ, तो ये जो थ्योरी है ना, बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है, ये एकदम इजी वे में पढ़ा रही हूँ। और एक चीज़ मैं आपको और बता दे रही हूँ कि ये मैं KGS जो है ना, उससे बुक ले करके मैं जो हूँ पढ़ा रही हूँ। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगी पॉलिटी और हिस्ट्री KGS से, क्योंकि वो एकदम आसान भाषा में रहता है, समझ में आता है। ठीक है, आप ज़्यादा टफ बुक लेते हैं और MCQ पे भीड़ जाते, तो मैं देखती हूँ कि क्वेश्चन सारे टीचर्स वगैरह जो है बैठ के 4 तो MCQ कर देते हैं, उसके बाद बच्चों को रटाते। तो नहीं, ऐसे नहीं होगा। आप थ्योरी एक बार पढ़िए, आपको ऐसे समझ में आ जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि थ्योरी से ही तो MCQ बनता है। थ्योरी से ही तो MCQ बनता है। अभी कीजिए तो इसमें आपको इतने सारे MCQ बन जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। अगर आप इसको पढ़ के फिर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन आप नहीं पढ़ के बस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक चीज़ के कई सारे जो है अर्थ निकलते हैं और कई क्या क्या चीज़ भी उसको बोला जाता है। जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया था ना, यहाँ पे देखिए ये च है, तो मैंने इससे पहले क्या पढ़ाया था आपको? अघोष पढ़ाया था कि सघोष पढ़ाया था ना कुछ। यानी कि आप थोड़ी देखेंगे कि हाँ मैम क्या इसको पढ़ाई थी, च को क्या पढ़ाएगी, तो तुरंत याद आएगा कि च पहला अक्षर मतलब अघोष। लेकिन फिर अब महाप्राण अल्प प्राण पढ़ाया तो ये क्या है, फिर पढ़ेंगे च, तो क्या अच्छा मैम पढ़ाई थी हमको, ये अल्प प्राण है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपको समझ में आएगा। ठीक है, और इसको बहुत कुछ बोलते हैं, इसको ये भी कहते हैं कि ये कौन सा वर्ग है, क वर्ग, ये कौन सा है, कंठ है, तालाब्य है कि मूर्धन्य है कि दंत है कि ओष्ठ है, तो आप कंफ्यूज होंगे। ठीक है, फिर पूछा जाएगा कि ये स्पर्श है कि स्पर्श संघर्षी है, बहुत सारे इसके नाम हैं, लेकिन जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो कभी शॉर्टकट में मत रहिएगा, क्योंकि शॉर्टकट वही लोग करते हैं जो कुछ होता नहीं उनसे। ठीक है, अभी हमारे गांव में है कई सारे बच्चे जो शॉर्टकट में जो है चना खा कर के सब पुलिस का निकालने वाले जा रहे हैं। उनको पढ़ना चाहिए था, पहले पेपर निकलता है कि पहले फिजिकल निकलता है, बताइए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, वर्णों का उच्चारण। ठीक, मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ अच्छे से। देखिए मैंने कहा कंठ, गले से, यानी कि जब आप बोलिएगा ना तो जो कंठ में जब हाथ गर्दन के पास नीचे लगाइएगा
तो आ अंग क ख ग घ अंग ह, तो ये कंठ से आवाज आती है। कहाँ से? कंठ से। और जब ये आप बोलेंगे तालाबे वाला ई च छ ज झ इया य श, तो ये आपका तालू से आएगा। जब बोलेंगे ना तो तालू, तालू जवान आपका तालू में सट जाएगा। ठीक। अब जब ये मूर्धन्य है, ठीक है, जब इसको आप री ट ठ तो बोलेंगे तो जैसे बंदूक नहीं करता है ठाए ठाए ठाए, वैसे ही आपका मूर्धन्य, मान लीजिए मुंह से नहीं कहता, मुंह से गोली मारता है ठाए ठाए, वही है। तो ये दंत जब बोलेंगे तो आपका जो जवान है वो ऊपर वाले दांत से सट जाएगा। देखिए त थ द ध न ल स। ठीक। फिर ओष्ठ है। ओष्ठ में क्या है? ऊपर वाला जो होता है दोनों ओष्ठ वो मिल जाता है। उ प फ ब भ म। ठीक। अब देखिए इसको बोलते हैं दंत ओष्ठ, यानी कि दंत और ओष्ठ दोनों में मिलेगा, यानी कि दंत ओष्ठ, यानी कि ये दंत वाला है त वर्ग भी और प वर्ग ओष्ठ यानी कि दोनों मिल के बनता है जी। ठीक है। वाह वाह वाह, जब वाह बोलेगा तो दांत भी सटेगा और ओठ भी सटेगा, इसको कहते हैं दंत ओष्ठ। ठीक। अब ये नासिक के, नासिक के मतलब होता है जो पांचवा अक्षर होता है ना, क ख ग घ का पांचवा अक्षर, अंगा इया अड़ा न म, ये पांचवा अक्षर है। ठीक है। तो इसको कहते हैं, फिर ये आता है आपका अंग, इसको कहते हैं नासिक के, इसको हम नाक से बोलते हैं, इसको अनुस्वार भी कहते हैं। जो ये वाला बिंदी लगाते हैं ना, ये इसी से बनता है। ये बिंदी का एक तरीका मैं आपको बता दूंगी ना, तो जादुई ट्रिक। ठीक। जादुई ट्रिक मैं बताऊंगी आपको ये कैसे बनता है, कोई आपको बताएगा नहीं। ठीक। अब ये है कंठ तालव्य, यानी कि कंठ और तालव्य, यानी कि क वाला वर्ग और त वाला वर्ग दोनों आ जाता है। ठीक। यानी कि ए और है, ये कंठ तालव्य ए। क्यों ये आएगा? क्योंकि जब ये है हमारा कंठ, क्या है ये? कंठ, और इसमें मिल जाता है ई क्या है? तालव्य। जब ये दोनों जब मिलाएंगे ना तो ये बन जाता है ए, इसलिए हो गया कंठ तालु। ठीक है। फिर अभी आता है कंठ ओष्ठ, मतलब गले तथा ओठ से, यानी कि गला और ओष्ठ। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे ये जो अ है ये आपका आता है कंठ से, और ये ओ की मात्रा आपका आता है जो ऊ है, यानी कि देखिए ये अ है और ये बनता है ऊ से। ठीक। तो क्या हो गया? ओष्ठ और कंठ मिला तो कंठोष्ठ। ठीक है। तो ये आपका हो गया कंठोष्ठ, ये कंठ से बोलते हैं। चलिए और अन्य आगे देखते हैं हम लोग क्या है। अंग आ को अनुस्वार कहा जाता है। देखिए यहाँ पे अंग आ को अनुस्वार कहा जाता है। अनुस्वार का अर्थ है स्वर के बाद आने वाली नासिक के ध्वनि, यानी कि जो स्वर के बाद आता है उसको कहते हैं नासिक की ध्वनि। सदैव कोई ना कोई व्यंजन आता है, स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण अनुस्वार होता है, जैसे ये और ये देख सकते हैं। मैं इसको एकदम आसानी वाले तरीके से आपको बता दूँ, आपको बहुत मज़ा आने वाला। ठीक है। देखिए अभी मैं आपको देखिए कुछ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी कोई बताता नहीं होगा, मैं बता रही हूँ। विशेष कुछ ध्वनि के उच्चारण के समय हवा नाक तथा मुख दोनों से निकलती है ना, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। तो देखिएगा यहाँ पे, देखती हूँ इसमें है कि नहीं, तब मैं फिर आपको अलग से पढ़ा। देखिए यहाँ पे कहा गया अनुस्वार, ये बनता कैसे मैं आपको ये बता दूँ, ये जादुई ट्रिक है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, और एक लिख दे रहे हैं आपका हम, ये हो गया, ये हो गया आपका यहाँ पे अंगूर। ठीक। फिर यहाँ पे हो गया आँख। ठीक है। तो इसको बोलते हैं अनुस्वार, इसको बोलते हैं अनुनासिक। ठीक। और एक ही आता है, ये देखिए सब कब। ठीक। अब मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ। देखिए जो अंगूर है ना, तो देखिए ये जो बिंदी बना हुआ है, इसके ये जो पहला वर्ण के बाद जो दूसरा वर्ण आएगा ना, तो इसका जो पांचवा वाला आता है वर्ण, उसी को हम कहते हैं क्या? अनुस्वार, यानी कि बिंदी उसी में का है। देखिए ग घ अंगा, तो ये क्या है? ये अंगा। देखिए बोलिए अंगूर, अंगूर, तो ग आएगा, अंगा आएगा। ठीक है। फिर आप देखिए आँख, 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 तो क्या हो गया? चंद्र बिंदु। और यहाँ पे शब्द, तो मैं इसको कहूँगी अनुस्वार, इसको कहते हैं अनुनासिक। तो चंद्र बिंदु लगता है इसको अनुनासिक, और इसको कहते हैं अनुस्वार, और इसको कहते हैं निर्नुनासिक। निर्नुनासिक मतलब होता है जो बिना नाक और बिना नाक के मदद से हम बोल सकते हैं। जैसे कि देखिए
कब, सब, हब, पापा, दादा, दादी, यानी कि बिना नाक के जो बोलते हैं उसको कहते हैं निर्नुनासिक। जो नाक और मुंह से, जो नाक मुंह से बोलते हैं उसको कहते हैं अनुनासिक। और जो केवल जो नाक से ज़्यादा बोलते हैं वो होता है अंगूर, मंगूर। ठीक है, इसका ज़्यादा प्रयोग नाक से ही होता है। और ये सब जो जितना ये बिंदी है ना, ये आपका बनेगा, जैसे कि अभी हम आपको और चीज़ दिखा दे रहे हैं। अंगूर हो गया, अब जैसे यहाँ पे लिख दीजिए शंख। ठीक, अब ये ख है, ये पहला वर्ण स है, दूसरा क्या है ख, तो ख का लास्ट क्या होगा ख, क, च क्या है क, ख, ग, अंग, अंग इसमें भी आएगा, तो इसका क्या है, ये अंग की मात्रा है, जिसकी अंग पांचवा अक्षर जो होता है, पहला से जो दूसरा वाला वर्ण आएगा इसका पांचवा अक्षर से ये बिंदी बनता है। ठीक, अब मैं आपको और थोड़ा सा बता दूँ, जैसे कि देखिए ये है दंत, ये द और ये त का पांचवा अक्षर क्या होगा, देखिए त, थ, द, ध, न, ये क्या है, ये न है। ठीक है, ये क्या है, न है, जैसे कि पहले दंत ऐसे भी लिखते थे जी। ठीक है, चलिए अब मैं आपको आगे ले चलती हूँ। कुछ भी आपको पढ़ना तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं और भी अच्छे तरीके से आपको कॉपी भी करके बता दूँगी। ठीक है, यहाँ पे विशेष कुछ ध्वनि को उच्चारण समय हवा नाक से निकलते वही जो हम अभी आपको बताए थे। ये है निर्नुनासिक। देखिए निर्नुनासिक मतलब दो बिंदु, निर्नुनासिक मतलब दो गो ना तो दो ठो बिंदी। ठीक, अनुनासिक एक बिंदी और अनुनासिक मतलब एक ना और एक बिंदी, ये। ठीक, अनुनासिक वाला कहाँ गया ये। ठीक, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका ये दिया हुआ है ना, देखिए जैसे कि आपने ये बनाया है ना, क्या है, देखिए गंगा, तो ग का पहला अक्षर पांचवा अक्षर क्या है, देखिए अंग है, तो यहाँ पे देखिए गंगा, फिर यहाँ पे अंत है ना, तो देखिए यहाँ पे इसका पांचवा अक्षर क्या है, ये न है, तो देखिए यहाँ पे अंत। चंपक, तो म का प का लास्ट क्या है, म, तो देखिए यहाँ पे चंपक। ठीक, इसी से बनता है हमारा ये अनुस्वार। देखिए अनुस्वार मतलब एक न है तो एक बिंदी, और अनुनासिक दो न है तो दो बिंदी। ऐसे ये ट्रिक है, इसको आप याद कर सकते हो। अब ये अह मतलब ये इसको कहते हैं विसर्ग। इसका प्रयोग केवल तत्सम यानी कि केवल संस्कृत शब्द में इसका उपयोग होता है। ये भी एक ट्रिक है आपका, केवल संस्कृत। तत्सम क्या है, ये संस्कृत है। ठीक है, अब देखिए आपका है आगत। आगत ध्वनि उसे कहते हैं जो बाहर से आई हुई होती है। ठीक है, बाहर से जो आई होती है, जैसे कि आप देख लीजिएगा यहाँ पे क, ख, ग, ज और फ, लेकिन ये वाला जो बिंदी वाला है ये बाहर से आई है। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि कॉल, बॉल का जो ऊपर वाला होता है ना, ये रेड दिया हुआ, ये हल्का बिना बिंदी के। ठीक, इसको कहते हैं आगत ध्वनि। जब ये आए, कभी भी आपके एग्जाम में आ सकता है, ऐसे करके ऐसे आ सकता है एग्जाम में, ये कभी भी एग्जाम में आपको ऐसे फंसा देंगे सब, ये या ये करके पूछेंगे आपसे अनुनासिक कौन है, तो आप इसको ध्यान से